नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि टॉपिक है पर्वत, पठार एवं मैदान से संबंधित, और इसी के संबंध में हम लोग को पढ़ना है जो लगभग हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर आरओ पीआरओ के लिए है। तो जितने भी साथी बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और चीजों को भी समझते जाएं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पेडी प्लेन का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? बताइए दोस्तों, एक प्रकार का मैदान है। दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा, क्या हिम द्वारा, पवनों द्वारा, नदियों द्वारा या फिर काष्ठ द्वारा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो पेडिप्लेन होता है ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निर्माण से होता है। यानी नदियां जब अवसादों को लाती हैं तो इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। और इसका संबंध होगा दोस्तों सी ऑप्शन से। किससे होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से। अब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जैसे चीन की हम बातचीत करें दोस्तों, चीन का जो लोयस मैदान है, दोस्तों, चीन का जो लोयस मैदान है वो कहीं ना कहीं हुआंग हो नदी और यांगसीटी क्यांग नदियों के बीच में है। ठीक है, और हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गंगा का मैदान है या फिर सिंधु नदी का मैदान है, तो इस प्रकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा सी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? लोयस का मैदान नहीं पाया जाएगा न्यूजीलैंड में, यूक्रेन में, अर्जेंटीना में या फिर काम्बोडिया में। दोस्तों, लोयस का मैदान, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो संबंध है ये आपको समझना है कि जब कोई दो बड़ी नदियां असमान रूप से बहती हैं तो उसके बीच में जो पेडिप्लेन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। अब इस प्रकार देखिए, अगर हम यूक्रेन की बातचीत करेंगे तो यूक्रेन में दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक डोनेटस नदी है और दूसरा डोनबास नदी है। दोस्तों, इसको भी आप लोग समझेंगे तो यहाँ तो होगा। अर्जेंटीना की बातचीत करें, पराना, ला प्लाटा और पराग्वे नदियों के द्वारा है। काम्बोडिया भी आपका सही है। इसमें जो नहीं सही होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? भाई, कौन सा पहाड़ है जो जर्मनी में स्थित है? इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए। ब्लैक फॉरेस्ट है, एटलस है, पिरेनीज है या फिर एपेनाइन्स है? बताएं। जर्मनी की जब बातचीत करते हैं तो इसमें जो सही होगा उसका जवाब होगा दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है और वासजेज पर्वत, दो पर्वत, यानी अगर हम इस प्रकार से डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पर्वत है इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये हो गया ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है दोस्तों, और इधर की तरफ देखिए फ्रांस हो गया, फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसे मैगिनॉट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैगिनॉट रेखा कहते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रांस में वासजेज पर्वत है। कौन सा? वासजेज पर्वत है। और इधर ब्लैक फॉरेस्ट है। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेज पर्वत के बीच में जो प्रवाहित होने वाली नदी है उस नदी का नाम है दोस्तों राइन नदी। याद रखिएगा, कौन सी नदी है? राइन नदी है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर हो गया? जर्मनी में हो गया। इसका सही जवाब हुआ बी ऑप्शन। अगर एटलस की बातचीत करें तो एटलस अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है, जो मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया, इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीन देशों में फैला हुआ पर्वत है जिसका नाम एटलस पर्वत। पिरेनीज पर्वत की बातचीत करें तो पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में है। याद रखिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी शेयर करता है। ठीक है, और एपेनाइन्स हो गया दोस्तों, तो ये आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम में। तो सही जवाब क्या होगा? जर्मनी में कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है पेनाइन्स यूरोप, यानी याद रखिए पेनाइन्स पर्वत है और एप्लिशियन पर्वत है तथा अरावली पर्वत है भारत। ठीक है, तो अब बताइए ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? अगर हम इन तीनों पर्वतों के विषय में देखें तो देखिए, पेनाइन पर्वत हो गया, यूरोप में स्थित है दोस्तों। इटली देश का नाम सुने होंगे, इटली में ये पर्वत है।
और आपलिशियन की बातचीत करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है। और अरावली आपका हो गया भारत में। ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राचीनतम, याद रखेंगे दोस्तों, प्राचीनतम अवशेष पर्वत है। कैसे पर्वत है दोस्तों? प्राचीनतम अवशेष पर्वत है। इसको आप लोगों को समझना है। एक बात तो ये हुआ। अब क्या इस प्रकार से मिलता जुलता कोई उदाहरण है? युवा पर्वत श्रृंखला। भाई युवा पर्वत में तो आप देखेंगे रॉकी हो गया, क्या हो गया दोस्तों? रॉकी हो गया, एंडीज हो गया दोस्तों, एंडीज हो गया, इसी प्रकार से हिमालय हो गया। ठीक है, ये तो होंगे नहीं। अब पुरानी पर्वत श्रृंखला देखिए दोस्तों, ये मिल गया पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये भी मिल गया। ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है या फिर फोल्ड पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें आपलिशियन, अरावली और पेनाइन, ये तीनों पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन्हें प्राचीनतम अवशेष पर्वत के रूप में देखते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत आप सभी लोग जानते हैं, भारत में राजस्थान अर्थात गुजरात से इसकी शुरुआत होती है। गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, राजस्थान में है, हरियाणा में हो गया और दिल्ली में हो गया दोस्तों। दिल्ली में अरावली पर्वत को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है तो रायसीना हिल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रायसीना हिल के नाम से जानते हैं। और इसी पहाड़ी पर ही, इसी पहाड़ पर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति भवन पर जो समान रूप से सुशोभित करते हैं राष्ट्रपति पद को, उसे हम कहा जाता है कि वो रायसीना हिल को सुशोभित कर रहे हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे दोस्तों कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइन नदी आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो नदी है ये आल्पस पर्वत, कौन सा पर्वत? आल्पस पर्वत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पैराडाइस ग्लेशियर। पैराडाइस ग्लेशियर नाम है। इस ग्लेशियर से निकलती है ये नदी और ये स्विट्जरलैंड से होते हुए, फ्रांस से होते हुए, जर्मनी से होते हुए, इसी प्रकार से नीदरलैंड से होते हुए ये कहीं ना कहीं नॉर्थ सी में गिरती है, उत्तर सागर में गिरती है। ठीक है, उद्गम इसका देखिए कहां से? आल्पस पर्वत से है और इसका जो निकास है वो कहां पर है? नॉर्थ सी अर्थात उत्तर सागर में है। इस नदी के किनारे जो शहर स्थित है उसमें वान शहर का नाम सुनिए दोस्तों। वान जर्मनी का है। इसी प्रकार से कोलोन शहर है। कोलोन के अलावा एसन शहर को भी ध्यान देना है। और नीदरलैंड का रोटरडम जो शहर है, रोटरडम जो शहर है, इसको भी आपको याद रखना है। वान, कोलोन, एसन और रोटरडम ये शहर हैं, जिसमें जो रोटरडम शहर है, याद रखिएगा, रोटरडम शहर है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से आता है। और राइन नदी को आंतरिक जलमार्ग, सबसे व्यस्ततम, दुनिया की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग वाली नदी मानते हैं। तो अब बताइए कि राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत स्थित है? पिरेनीज पर्वत दोस्तों। ये तो स्पेन और फ्रांस में है, स्पेन और फ्रांस के बीच में है, तो यहाँ तो राइन नदी का कोई मतलब नहीं है। एपिनाइन्स यूके में हो गया, ये भी क्लियर नहीं। कार्पेथियन जो पर्वत हो गया, ये भी नहीं दोस्तों, ये आपका सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है। सही कौन सा होगा? तो सही होगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दोस्तों इस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। क्या नाम है दोस्तों? डैन्यूब नदी नाम है। इसके विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। नदी का नाम है डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब नदी आप देखेंगे तो वियना, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसी प्रकार से ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा ये स्लोवाकिया की राजधानी है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हो गया दोस्तों हंगरी की राजधानी। और बेलग्रेड, बेलग्रेड दोस्तों आप सभी लोग याद रखें, ये सर्बिया की राजधानी है। और बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी। अर्थात आप देखेंगे तो ये इन राजधानियों से होकर ये नदी जा रही है। वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया, बुडापेस्ट हंगरी, बेलग्रेड हो गया आपका सर्बिया और बुखारेस्ट हो गया दोस्तों रोमानिया। तो सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
अगला प्रश्न है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? बताइए, शिखर कहते हैं, टिब्बा कहते हैं, पठार कहते हैं या फिर दर्रा कहते हैं? सोचिए, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो सामान्य रूप से मार्ग के रूप में काम करते हैं? ऐसे अंतरालों को हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्रा कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके भी अब इस समय तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर वर्तमान स्थिति कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, एक समय था जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा करता था, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। तो देखिए, खैबर दर्रे का प्रयोग कहीं ना कहीं परिवहन के लिए भी होता है। इसी प्रकार से हमारे देश में अगर हम बातचीत करें तो सिरकिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, ये इंटरनेशनल लेवल के दर्रे हैं जो कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? बताइए, इसमें से कौन सा सबसे ऊंचा है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लाओत्से है या फिर मकालू है? बताइए सभी लोग। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट को आप सभी लोग सही करेंगे क्योंकि 8,848.8 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो इसी को आप सभी लोग सही करेंगे। और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा याद रखेंगे, सागर माथा, देवगिरी, देवगिरी, इसके साथ साथ इसे हम चोमो लुंगमा के नाम से भी जानते हैं, चोमो लुंगमा के नाम से भी जानते हैं। और यह नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? नेपाल में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। ये भारत का सबसे, अभी देखिए भारत तो कहा नहीं है, बस ये कहा है कि सबसे ऊंचा कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को सभी लोग सही करिए, ये भारत का सबसे ऊंचा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों ये आप देखेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत इस समय आ रहा है, अगर इसके पश्चात हम देखेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा ही है। ठीक है, बाकी जो लाओत्से है ये आपका नेपाल में है। मकालू की अगर हम बातचीत करेंगे, मकालू पर्वत श्रेणी, ये भी आपका नेपाल में। तो सबसे ज्यादा जो ऊंचा है वो आपका माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वत पदीय पठार है? पर्वत पदीय पठार का मतलब होता है दोस्तों कि पर्वत हो और इसके बाद फिर पठार हो। कल इस प्रकार के प्रश्नों के विषय में खूब हमने विश्लेषण किया है। तो तिब्बत का पठार है, पैटागोनिया का पठार है, ब्राजील का पठार है या बोल्विया का पठार है? पर्वत पदीय पठार का जो उदाहरण है दोस्तों, ये ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार निम्नलिखित में किन देशों में स्थित है? मेसेटा का जो पठार है वो किन देशों में स्थित है? मैक्सिको में, ब्राजील में, स्पेन तथा पुर्तगाल में या उत्तर पूर्वी अफ्रीका में? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए, क्या होगा राइट आंसर? सही उत्तर बताने का प्रयास करना है कि जो मेसेटा प्लेटू है उसका संबंध कहां से है। तो इसका संबंध ध्यान दीजिएगा, यूरोप, यूरोप महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी प्रायद्वीप है। याद रखेंगे, क्या है? पश्चिमी प्रायद्वीप है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी प्रायद्वीप है, जिसे हम आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। और इस आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित है स्पेन। कौन सा देश दोस्तों? स्पेन है। और इसके बाद पुर्तगाल को शामिल करेंगे, पुर्तगाल के बाद दोस्तों अंडोरा, अंडोरा को भी शामिल करेंगे। तो ठीक है, इसमें दो ऑप्शन तो मिल रहे हैं, स्पेन तथा पुर्तगाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को आप लोगों को राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार कहां पर स्थित है दोस्तों? टेलीग्राफिक पठार की जब बातचीत करते हैं तो ये उत्तरी प्रशांत में है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है, उत्तरी अटलांटिक में है या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में है? तो टेलीग्राफिक पठार दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसको बताना है। ठीक, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? यानी जो पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी हमारी है, अगर इस पृथ्वी की समान रूप से आंतरिक संरचनाओं की बातचीत करें तो आप देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सियाल कहते हैं, इसे सीमा कहते हैं,
और इसे नीफे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सियाल, सीमा तथा नीफे, इन आंतरिक संरचनाओं के विषय में जो सटीक जानकारी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? प्राकृतिक साधन, अप्राकृतिक साधन के द्वारा, भूकंप विज्ञान के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, या प्लेट टेक्टोनिक। तो देखिए इसमें सबसे सही जो है वो आपका भूकंप विज्ञान के द्वारा, यानी सिस्मोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिस्मोलॉजी के द्वारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11वां आपका बी ऑप्शन राइट हुआ। सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? अर्थात आप देखें तो हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये समान रूप से 3 लेयर्स हैं। क्या है दोस्तों? 3 लेयर्स हैं। अगर हम पहली लेयर की बातचीत करें तो इसे कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं दोस्तों? सियाल कहते हैं। ये हो गई सीमा, ये हो गई सीमा, और बाकी जो सबसे कोर में है उसे हम निफे कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा इसका विभाजन किया गया? वेंडर तथा ग्रेट द्वारा, डेली द्वारा, या फिर होम्स के द्वारा, या फिर स्वेस महोदय के द्वारा। देखिए जो स्वेस महोदय साहब थे, एडवर्ड स्वेस इनका नाम है पूरा, एडवर्ड स्वेस, एडवर्ड स्वेस महोदय साहब हैं ये। इन्होंने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है इसको अगर हम लोग उनके पदार्थों के अनुसार अगर देखें, वैसे तो सियाल जो है इसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेंटल कहेंगे दोस्तों। और इसको क्या कहेंगे दोस्तों? कोर कहेंगे। तो ये जो आपका क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, इनको इन्होंने क्या किया? पदार्थों की संरचना या पदार्थों की उपस्थिति के अनुसार एडवर्ड स्वेस ने इसको सियाल, सीमा और निफे में कन्वर्ट किया। अब देखिए सियाल में क्या होता है? सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम होता है, सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम होता है। इसी प्रकार से सियाल में देखिए सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम, यहाँ पर एल का मतलब एल्युमिनियम हुआ। सीमा में देखेंगे सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम हुआ, और निफे में हो गया निकिल तथा फेरियम। कुल मिला के आप देखें सिलिकॉन एल्युमिनियम वाली जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे, या फिर सियाल कहेंगे। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की व्यापकता वाली जो लेयर होगी उसे मेंटल कहेंगे, या फिर सीमा कहेंगे। और जिसमें निकिल तथा फेरियम होता है वो भी खास तौर पे प्लाज्मा की अवस्था में होता है। प्लाज्मा की वह प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों जिसमें एब्सोल्यूट ना तो सॉलिड हो और ना ही एब्सोल्यूट लिक्विड हो, अर्थात प्रकार की चौथी टाइप की अवस्था, फोर्थ स्टेज वाली जो है स्थिति है। और इसका जो बाय नेचर है वो चुंबकीय है। क्या है दोस्तों? चुंबकीय है। हालांकि ऊपरी परत का अम्लीय है, बीच वाली परत का क्षारीय है, और निचली वाली परत का जो बाय नेचर है वो क्या है? चुंबकीय है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको समझना है। तो डी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो परतें होती हैं, इस परतों से संबंधित डिसकंटिन्यूटीज को भी पूछा जाता है, आखिर की असंबद्धता होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसे कहते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये वाली कौन सी हो गई? मोहो डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसका मतलब ये है कि जो कोनार्ड या कोनराइड जो डिसकंटिन्यूटी है वो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से क्या करेगी दोस्तों? अलग करेगी। अब मोहो डिसकंटिन्यूटी दोस्तों याद रखिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखें जो डिसकंटिन्यूटी है उसे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो जो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है ये अपर मेंटल को लोअर मेंटल से क्या करेगी? अलग करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर रेपिटी की बातचीत करें तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल होगा, और मोहो की बातचीत करें तो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल होगा। इसके बाद ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। और इसके बाद जो है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लेहमन डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, जो अपर कोर को लोअर कोर से अलग करें। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है। डी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः विशाल तथा गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकिल तथा लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता अधिक है। तो ये भैया सभी सही है, डी ऑप्शन सभी लोग सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है,
भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, यानी बेसाल्ट की अधिकता किसमें पाई जाती है, आप सभी लोग बताइएगा। क्या सियाल में पाई जाती है, सीमा में पाई जाती है, नीफे में, या इसमें से किसी में नहीं? तो देखिए बेसाल्ट आखिर है क्या? बेसाल्ट को दोस्तों हम एक तरह से लावा कहते हैं। और लावा क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से चट्टाने जब गर्म गलित होकर के बाहर निकलती है उसी को हम लावा कहते हैं। और यही लावा जब जम जाता है ठंडा होकर तो उस चट्टानों को हम इग्नियस रॉक या बेसाल्ट रॉक के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है। बाकी जो आपका मैग्मा होता है वो कहाँ बनता है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन पे बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? बताइए भाई, कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें निकिल तथा आयरन की क्या है, प्रधानता है या अधिकता है? तो सियाल होगा, सीमा होगा, निफे होगा, या फिर किसी में से नहीं? तो आप सोचिए कि सियाल में तो सिलिकन सिलिकन और एल्युमिनियम की अधिकता है ना, सिलिकन और एल्युमिनियम की अधिकता है। सीमा में क्या है, सिलिकन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। अब ये निफे आया, निफे का मतलब होता है निकिल तथा फेरियम, फेरियम मतलब लोहा। तो सी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और इस परत में ये वाली जो परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फियर कहते हैं। लिथोस्फियर कहेंगे, लिथोस्फियर कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बीच वाली परत को पायरोस्फियर कहेंगे, पायरोस्फियर कहेंगे। ठीक है, हालांकि सीमा भी कह सकते हैं और मेंटल भी कह सकते हैं। जो निम्न वाली परत है इसे कोर कहिए, या फिर इसी को बायरोस्फियर कहिए, या फिर इसी को नीफे कहिए। अब प्रश्न ये है कि सियाल शब्द का प्रयोग किस भूगोल वेत्ता के द्वारा किया गया था? होम है, होम्स हैं, स्वेस हैं, जैफरीन है तथा बेली महोदय हैं। ये भूगोल वेत्ता हैं। फिलहाल बी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए। स्वेस महोदय हैं जिन्होंने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें सिलिकन तथा एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है भाई? बताइए सभी लोग। भाई 3 परतें हैं। अगर हम कहें कि ये सबसे ऊपर वाली सियाल हो गई, ये सियाल हो गई, ये सीमा हो गई, ये हो गई निफे। 3 ही लेयर है, यहाँ पर आपको समझना है। अब इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी कौन सी है दोस्तों? ऊपर से दूसरी कौन सी है? तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? सीमा को बताएंगे। बहुत ही साधारण प्रश्न है, बस ये है कि सीमा, निफे और सियाल, इन शब्दों का मतलब अगर आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण यहाँ पर आपको लग रहे होंगे। सियाल वाली लेयर को लिथोस्फियर भी कहते हैं, सीमा वाली लेयर को हम लोग पायरोस्फियर भी कहते हैं, और नीचे वाली लेयर को हम लोग बायरोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे कठोर और मजबूत जो लेयर है वो लिथोस्फियर है, बीच वाली कमजोर है और निचली वाली तो मैग्नेटिक है, या फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल मोल्टेन स्टेज वाली लेयर समान रूप से है। ठीक है, तो बहुत साधारण यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करिए। अगर आपने टर्मिनोलॉजी को नहीं समझा, इनके टर्म्स को नहीं समझा, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसलिए इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है भाई? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला मैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, निकेल है तथा डायोराइट है। आप सोचिए कि निचली परत की बातचीत कह रही है, और निचली परत को हम नीफे कहते हैं, नीफे कहते हैं, जिसमें निकिल तथा फेरियम की अधिकता होती है। तो यहां से चीजों को निकाल सकते हो। और सही कौन सा करोगे दोस्तों? सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस चीजों को समझिए कि सियाल में क्या है, सीमा में क्या है और निफे में क्या है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिडिक है और कौन मैग्नेटिक है, इसको भी आपको समझना है। तो सबसे ऊपरी लेयर की जो बाय नेचर है
वो एसिडिक है, बीच वाली की बेसिक है, और सबसे लास्ट वाली अर्थात जो केंद्र में है वो मैग्नेटिज्म है, अर्थात चुंबकीय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का सवाल जो रहा बहुत ही सरल रहा, उम्मीद है कि आप लोग कर पाए होंगे। स्विस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। तो देखिए स्विस महोदय को आप लोग देख रहे हैं, इनका बड़ा योगदान, इनका पूरा नाम एडवर्ड स्विस, एडवर्ड स्विस इनका नाम है, और इन्होंने पृथ्वी की 3 परतों के नाम दिए थे भाई। कौन सा कौन सा? तो यहाँ पर सियाल करिए, यहाँ पर सीमा करिए, और यहाँ पर निफे करिए। जब ये 3 ही हैं तो इसका मतलब ये है कि सियाल, सीमा, निफे और सबस्टम दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन। अर्थात इन्होंने ऐसा कुछ शब्द का प्रयोग नहीं किया कि सबस्टम जो है शब्द का प्रयोग किया हो, सियाल, सीमा और निफे इन्हीं शब्दों का समान रूप से उन्होंने प्रयोग किया है। तो उम्मीद है कि आप लोग स्विस महोदय साहब को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कई बार देखिए प्रश्न आया है, और कई बार जो है दोस्तों आप लोग सही भी अब कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल से तात्पर्य है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है, सभी लोग बताइए। पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है, या पृथ्वी की ब्राह पपड़ी है? स्थल मंडल किसे कहते हैं? याद रखिए, स्थल मंडल को अंग्रेजी में हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। अब स्थल मंडल में आंतरिक भाग है गलत, मध्य भाग है गलत। अब ये देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग या पृथ्वी का ब्राह पपड़ी, ब्राह पपड़ी है सिर्फ, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इनके विषय में देखें तो ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट जो है इसकी जो अधिकतम गहराई है वो लगभग 100 किलोमीटर है। याद रखिए, अधिकतम गहराई कितनी है? 100 किलोमीटर है। हालांकि मध्यवर्ती वाले की जो गहराई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है। तो सिर्फ पपड़ी से काम नहीं चलेगा, सीधा सीधा पृथ्वी की ऊपरी संरचना को या पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम कह सकते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप सभी लोग पर्वत, पठार, मैदान इन संबंधित प्रश्नों से आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को सीख रहे होंगे, जो लगभग हर एग्जाम में आपके सहायक होंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहें। कल हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आज यहीं तक, जय हिंद।